प्यारे साथियों सभी को नमस्कार। आज हम एचएसएससी का ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था और पेपर की जो डेट थी 18 नवंबर 2018 को मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उस पेपर के अंदर नेशनल जीके और हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे। हम उन्हीं क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। हम प्रत्येक क्वेश्चन में कोशिश करेंगे कि लगभग उसको थोड़ा सा विस्तार से बताने की, तो वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और जो आज वीडियो को पहली बार देख रहा है, जिसने अब तक जीके बाई मंजीत शिवाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन का बटन भी है, इसको प्रेस जरूर कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जिसको भी पीडीएफ चाहिए जिस जीके से रिलेटेड, वो मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके बाई मंजीत शिवाल, इसको ज्वाइन कर सकता है। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से देश भूमध्य सागर तट को स्पर्श नहीं करते। तो कौन सा देश है जो भूमध्य सागर जो है मेडिटेरियन सी है, इसको स्पर्श नहीं करता। तो भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता वो देश है जर्मनी। बाकी तीन देश हैं, ग्रीस है, स्पेन है, तुर्की। इन तीनों देशों की सीमाएं तो लगती भूमध्य सागर के साथ और जर्मनी की सीमा भूमध्य सागर के साथ नहीं लगती। भूमध्य सागर से रिलेटेड और क्वेश्चन क्या पेपर में पूछे जाते हैं कि भूमध्य सागर जो है इसको अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है। तो जिब्राल्टर जल संधि है, भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है, अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ये जो जिब्राल्टर जल संधि है ये किन दो देशों को अलग करती है या किन दो महाद्वीपों को अलग करती है। तो ये यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। और कौन से दो देशों को अलग करती है, क्योंकि जल संधियां हमेशा धरातल वाले भागों को अलग करती है और जल वाले भाग को जोड़ती हैं। तो यूरोप महाद्वीप का देश है स्पेन और अफ्रीका महाद्वीप का देश का नाम है मोरक्को। स्पेन और मोरक्को को अलग करती है, या कह सकते हैं यूरोप और अफ्रीका को अलग कर सकते हैं। उधर दूसरी तरफ अगर आप मैप के ऊपर देखेंगे तो भूमध्य सागर के नीचे यहां पर एक लाल सागर दिखाई देता है। अब भूमध्य सागर और लाल सागर जो है इनको मिलाने के लिए, इनको जोड़ने के लिए कृत्रिम प्रकार से आपको नहर बनाई गई थी और जो नहर बनाई गई थी उस नहर का नाम था स्वेज नहर। तो स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। बढ़ते अब अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाशानुग्रह है, तो प्रकाशानुग्रह कौन सा है। तो पहला ऑप्शन में दे दिया प्रकाश की ओर पौधे की प्रतिक्रिया, दूसरा ऑप्शन दे दिया रसायन की ओर पौधे की प्रतिक्रिया, गुरुत्व की ओर पौधे की प्रक्रिया, जल की ओर पौधे की प्रक्रिया। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन ए में दे रखा है कि प्रकाश की ओर पौधे की जो प्रतिक्रिया है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और क्या कहता है। पहला ए में लिख रखा है ये क्षेत्र गर्म है और वर्ष भर भारी वर्षा प्राप्त करते हैं। दूसरा ऑप्शन है चूंकि कोई विशेष शुष्क ऋतु नहीं है अतः वृक्ष अपनी पत्तियां नहीं गिराते। सी ऑप्शन है ये घने वन भूमध्य रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों और कटिबंधों के निकट पाए जाते हैं। उपयुक्त कथनों के में संदर्भित है। पहला ऑप्शन दे दिया आदर पर्णपाती वन, बी ऑप्शन दो दूसरा लिख दिया पर्वतीय वन, तीसरा ऑप्शन दे दिया भूमध्य सागरीय प्रकार के वन, चौथा ऑप्शन दिया उष्णकटिबंधीय वन। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन 4 के अंदर जो दे रखा है, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और 4 में दे रखा उष्णकटिबंधीय वन। भूमध्य रेखा के आसपास जो वन है उन्हीं वनों को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इन्हें सदाबहार वन क्यों कहा जाता है, क्योंकि भूमध्य रेखा के ऊपर प्रत्येक दिन शाम के 4 बजे बारिश होती है और जहां पर बारिश होगी उसके आसपास का क्षेत्र जहाँ होगा, जहां वन होंगे वो वन वर्ष भर हरे रहेंगे। और वन अगर वर्ष भर हरे रहेंगे तो वनों के पत्ते कभी नहीं झड़ेंगे, और जब पत्ते नहीं झड़ेंगे तो उन्हीं को सदाबहार वन भी कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पानीपत का तीसरा युद्ध के दौरान लड़ा गया। तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था वो 1761 में हुआ था। इसके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, और क्या इंपॉर्टेंट रहता है कि वो डेट क्या थी जिसमें पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध, तो मराठों और अफगानों के बीच हुआ था। मराठों में जो सेना का नेतृत्व किया था, वास्तविक जो सेनापति थे वो सदाशिवराव भाऊ थे, और अफगानों की तरफ से जो सेना की तरफ नेतृत्व था अहमद साहब अब्दाली खुद ही नेतृत्व कर रहे थे। तो अहमद साहब अब्दाली और मराठों के मध्य पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था, अकबर और हिमू के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं
किसने शाहजहां का मयूर सिंहासन लूटा? तो शाहजहां का मयूर सिंहासन किसने लूटा था? तो पहला ऑप्शन में दे रखा नादिर शाह, इसी ने लूटा था। यानी मयूर सिंहासन जो था इसे पहले तख्ता ताउस के नाम से जाना जाता था, और जो तख्ता ताउस है इस तख्ता ताउस को शाहजहां ने निर्मित करवाया था, और शाहजहां ने इसे आगरा के किला में लगवा दिया था। और उसे आगरा के किले से बाद में दिल्ली का जो लाल किला है, उस लाल किले में जो दीवाने खास भवन है, उस दीवाने खास भवन के अंदर लगवा दिया गया था, यानी स्थापित करवा दिया गया था। और उसे तख्ते ताउस के अंदर जो पीछे था, तो तख्ते ताउस के पीछे मोर की आकृति में मोर के जो पंख है वो आकृति उसके पीछे लगी हुई थी, इसी कारण उसको मयूर सिंहासन भी कहा जाता था। और जब 1739 में ईरान का जो नेपोलियन था, और ईरान का नेपोलियन था नादिर शाह, उस नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण कर दिया, और उस समय दिल्ली का शासक जो था वो मोहम्मद शाह था, यानी मोहम्मद शाह रंगीला भी उसे कहा जाता था। और मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में ही उस तख्ते ताउस को या मयूर सिंहासन को लूट कर ले गया था, और उसी मयूर सिंहासन पर कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, जिसे भी कौन नादिर शाह लेके चला गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना की स्थापना की संस्तुति किस समिति ने की थी? तो इस क्वेश्चन का तो उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता जो समिति थी, तो बलवंत राय समिति ने इसकी सिफारिश की थी। मैं आपको एक छोटी सी दो चार फैक्ट बताना चाहता हूं कि स्थानीय स्वशासनों की मजबूती हेतु सबसे पहले 1952 के अंदर एक कार्यक्रम चलाया गया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, और 1953 के अंदर एक कार्यक्रम चलाया गया था जिसे राष्ट्रीय शहरी विस्तार योजना कहा गया। ये दोनों ही कार्यक्रम जिस पर्पज के लिए चलाए गए थे वो पर्पज दिखाई नहीं दे रहा था, यानी पूरा नहीं हो रहा था, ये दोनों कार्यक्रम सही रूप से लागू नहीं हो रहे थे। इसी की जांच के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी, और इसी समिति की सिफारिश पर दो बातें आप ध्यान रखना। इसी समिति की सिफारिश के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री उस समय थे जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले का जो गांव है बगदरी, उस बगदरी गांव में पहली बार स्थानीय स्वशासन कह सकते हैं या पंचायती राज कह सकते हैं, उसका उद्घाटन किया गया था। वो और बलवंत राय जो मेहता है, इसी बलवंत राय मेहता ने सबसे पहले क्या किया था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण शब्द दिया था, जिसे डॉक्टर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण शब्द सबसे पहले किसने दिया था? बलवंत राय मेहता ने दिया था। इसी कारण बलवंत राय मेहता को क्या कहा जाता है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक भी कहा जाता है। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना की जो स्थापना की गई थी वो भी बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर की गई थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और किसके बीच लड़ा गया था? अभी मैंने जिक्र किया था पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पहला जो युद्ध हुआ था 1526 के अंदर हुआ था, वो युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में हुआ था, किसके बीच हुआ था? हेमू और अकबर के बीच। और यही क्वेश्चन पूछा गया था कि पानीपत का दूसरा युद्ध किस किसके बीच हुआ था, तो एक तरफ तो हेमू था और दूसरी तरफ था अकबर। हेमू और अकबर के मध्य ही पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 के अंदर, मराठा और अफगानों के बीच हुआ था, या हम कह सकते हैं मराठा सेना का नेतृत्व जिसने किया था सदाशिव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, भारतीय संविधान में केंद्र के साथ अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। हमने कनाडा के संविधान से और क्या चीज ली गई थी? तो कनाडा के संविधान से राज्यों के अंदर जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो केंद्र के द्वारा की जाती है, ये प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया गया था? कनाडा के संविधान से लिया गया था। और सर्वोच्च न्यायालय के जो परामर्श देने की जो क्षेत्राधिकार है उसकी शक्ति जो है ये भी हमने कहाँ से ली गई थी? कनाडा के संविधान से ली गई थी। और अगला क्वेश्चन के अंदर देखते हैं क्या फैक्ट दिए गए थे। निम्नलिखित में से किस राज्य में सैडल चोटी अवस्थित है? सैडल चोटी, सैडल पीक की कहाँ स्थित है? ऑप्शन दे दिया पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार, गोवा, नारियल द्वीप समूह। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन दूसरा है अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार जो है इसका जो भाग है इसी में है स्थित है, जिसे उत्तरी अंडमान कहा जाता है। इसी उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कह सकते हैं, या अंडमान निकोबार पूरा जो द्वीप समूह है, या बंगाल की खाड़ी भी कह सकते हैं। उस पूरी बंगाल की खाड़ी में जितने भी द्वीप हैं उन द्वीपों की सबसे ऊंची जो चोटी है उसी का नाम है सैडल पीक। सैडल पीक चोटी जो है ये सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान है उससे घिरा हुआ है। तो सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान भी पता चल गया हमें कहां पर है? अंडमान निकोबार में। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि डैश द्वारा निर्धारित की जाती है? ऑप्शन पहला दे रखा है प्रोटेम स्पीकर, टीम स्पीकर जो है ये प्रोटेम स्पीकर गलत है। दूसरा ऑप्शन राज्यसभा अध्यक्ष, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन संसदीय मामलों के मंत्री, ये भी गलत है। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। जब इस ऑप्शन 4 दे रखे हैं जिसमें 3 गलत हो गए तो चौथा अपने आप उत्तर हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो लोकसभा के जो स्पीकर है इसके चुनाव की तिथि फिर निर्धारित कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि निर्धारित करता है। अब तक 17 बार लोकसभा गठित हो चुकी है। 17वीं लोकसभा जो गठित हुई थी, इस 17वीं लोकसभा
जो 2019 के अंदर हुई थी, गठित हुई थी। तो 2019 में जब 17वीं लोकसभा गठित हुई थी, तो इस 17वीं लोकसभा के अंदर जो प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, वो प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था मध्य प्रदेश के अंदर जो टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र है, उस टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से जो निर्वाचित होकर आए थे वीरेंद्र सिंह खटीक, तो वीरेंद्र सिंह खटीक को 17वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर बना दिया था। प्रोटेम स्पीकर बनाने के बाद 19 जून 2019 को जो चुनाव हुए थे वो लोकसभा के अध्यक्ष के लिए हुए थे, यानी लोकसभा अध्यक्ष की उस समय नियुक्त चयन किया गया था, और लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया 17वीं लोकसभा में, वो बनाया गया था राजस्थान में जो कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र है, वहां से ओम बिड़ला जो सांसद बनकर आए थे। तो ओम बिड़ला वर्तमान में लोकसभा जो 17वीं चल रही है इसके स्पीकर बनाए गए हैं, अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो स्पीकर का चुनाव जो होता है उसके लिए जो तिथि निर्धारित की जाती है, डेट निर्धारित की जाती है, वो भारत का राष्ट्रपति डिसाइड करके देता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, रंजीत सागर बांध किस नदी पर बना है? रंजीत सागर बांध जो है ये नदी पर किस पर बना है? तो ये रावी नदी पर बना है। एक और बात ध्यान रखना, रंजीत सागर बांध को ही थीन बांध भी कहा जाता है। तो थीन बांध कहा जाता है इसी रंजीत सागर बांध को है। तो थीन बांध किस नदी पर है? रावी नदी पर। और इसी थीन बांध का एक और नाम भी है रंजीत सागर बांध, क्योंकि उसके पीछे जलाशय को नाम यही दिया गया था, रंजीत सागर बांध। तो थीन बांध पंजाब और जो जम्मू कश्मीर है इसका संयुक्त रूप से इनके जो बॉर्डर है उसके ऊपर बनाया गया था। तो ये रावी नदी के ऊपर एक जल विद्युत परियोजना बनाई गई थी। रावी नदी था इसका प्राचीन नाम था पुरुषनी नदी, और रावी नदी का प्राचीन नाम पुरुषनी नदी था। रावी नदी का उद्गम जो होता है वो रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, उसमें जो कांगड़ा जिला है वहां से इसका उद्गम होता है। एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, पेपर के अंदर पूछ लिया जा सकता हो सकता है कि चमेरा परियोजना जो है ये किस नदी पर प्रस्तावित है, बना दी गई है? तो चमेरा परियोजना जो है वो भी रावी नदी के ऊपर ही प्रस्तावित थी हिमाचल प्रदेश के अंदर, चमेरा परियोजना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मिलाइए। तो पहला ऑप्शन दे दिया जय जवान जय किसान। तो इस क्वेश्चन का वैसे ऑप्शन ही सीधा बता देता हूँ, ये बराबर में 4 ऑप्शन लिख रखे हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, एक आ नहीं रहा था, तो मैंने इसको काट के इसके ऑप्शन साइड में लिख दिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा वो पहला ही बन जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। यानी जय जवान जय किसान जो है इसका नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। 1965 के अंदर तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और उसके बाद 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उसमें पोखरण के अंदर जो परमाणु परीक्षण किया गया था, उसी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जय जवान जय किसान जय विज्ञान शब्द इसमें जोड़ दिया गया। अगला है पूर्व में कार्य करो नीति। ये पूर्व में कार्य करो नीति ये किसके द्वारा की गई थी? तो पूर्व में कार्य करो नीति जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसने इसका नाम बदल दिया था। अगला है चौथा, पूर्व की ओर देखो नीति। तो पूर्व की ओर देखो नीति है ये 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जो भारत में प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्हीं की सरकार के द्वारा या उन्हीं के प्रधानमंत्री कार्यकाल में या उन्हीं के द्वारा पूर्व की ओर देखो नीति जो है ये लागू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थानीय स्वशासन जैसे पंचायत और नगर निगम के चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो न्यूनतम आयु कितनी है? 21 साल है। न्यूनतम आयु 21 साल है। एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, स्थानीय स्वशासन जो है ये राज्य सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से 1957 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार ब्रिटिश राज की नींद तक हिल गई? तो किस आंदोलन के बाद, यानी 1957 के बाद पहली बार कोई ऐसा आंदोलन हुआ था जिससे ब्रिटिश राज की नींद उड़ गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा उस समय आपने देखा होगा 1920 में एक आंदोलन चलाया गया था, असहयोग आंदोलन जो था, उसकी शुरुआत हम कह सकते हैं। अगला है, हिमालय के किस भाग में क्रेवा निर्माण एक अद्भुत प्रकार की मृदा का निर्माण किया जाता है? तो क्रेवा एक प्रकार की मिट्टी है जो हिमालयन क्षेत्र में पाई जाती है, और हिमालयन के किस क्षेत्र में? कश्मीर के अंदर जो हिमालय है उसी के अंदर पाई जाती है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्रेवा एक मिट्टी है। तो क्रेवा मिट्टी जो है वो कहाँ पर पाई जाती है? कश्मीर हिमालय के अंदर ही ये पाई जाती है। 38वीं समानांतर उत्तर बार समाचारों में था, यह है। तो 38वीं जो समानांतर लाइन है, इस प्रकार ये हमारा पृथ्वी का ग्लोब, पृथ्वी का मॉडल है। इस मॉडल पर पूर्व से पश्चिम की ओर इस प्रकार से खींची गई जो काल्पनिक रेखाएं हैं ये केवल हमारे ग्लोब की सतह के ऊपर खींची गई है। रियल में पृथ्वी के धरातल के ऊपर सरफेस पर कोई ऐसी रेखा नहीं है। इन्हें कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। तो ये अक्षांश रेखाएं जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसे कहा जाता है 0 डिग्री की अक्षांश रेखा। और इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा से हम उत्तरी ध्रुव की तरफ आते हैं और दक्षिण ध्रुव की तरफ जो आते हैं, तो उस पर
भूमध्य रेखा से 90 डिग्री ऊपर लाइन खींची गई है और 90 लाइन भूमध्य रेखा से दक्षिणी की तरफ खींची गई है। तो जैसे ही उत्तर की तरफ आते हैं तो यहाँ से जो रेखा खींची गई है जिसे 38वीं पैरेलल लाइन कहा जाता है, 38वीं अक्षांश रेखा कहा जाता है, इसी 38वीं अक्षांश रेखा जो है ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच क्या है, सीमा रेखा का नाम है। तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि हम स्वयं या किसी को और को किसानों से उसके श्रम का समस्त फल ले जाने देते हैं तो हमारे बारे में स्वशासन लगभग की कोई भावना नहीं है। हमारा मोक्ष केवल कृषक के माध्यम से आ सकता है, न तो वकील, न चिकित्सक, न ही अमीर जमींदार हमें बचाने वाले हैं। यह प्रसिद्ध कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये प्रसिद्ध कथन कहा गया था M.K. गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी या कह सकते हैं उन्हीं महात्मा गांधी के द्वारा। और कब कहा गया था? ये अपने फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर महात्मा गांधी जी जो भाषण दे रहे थे, बोल रहे थे, उसी दौरान उन्होंने ये बात कही थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा M.K. गांधी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का क्वेश्चन है, सरला से फल खाया जाता है, यह वाक्य कर्तृवाच्य में होता है। तो कर्तृवाच्य में होता है सरला फल खाती है, यानी डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, विद्या प्लस अभ्यास यानी विद्याभ्यास, यह कौन सी संधि है? तो यह संधि हो जाएगी दीर्घ संधि है। जहां अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ की व्यंजना की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा अन्योक्ति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो चार ऑप्शन में सही शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा निरीश्वरवादी, यानी सी ऑप्शन वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुमिलित कीजिए यानी सुमिलित कीजिए, दो सूची बना रहे कि सूची ए और सूची ब। सूची ए में पहले लिख रखा 78, तो 78 सी ऑप्शन से मैच हो जाएगा, इधर ई वाले से। 47 ये इससे मैच हो जाएगा। 59 ये इस डी से मैच हो, ई से बड़ी ई से मैच हो जाएगा। और 32 ये आ से मैच हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा बन जाना चाहिए? 2 इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धोती शब्द का बहुवचन रूप क्या है? तो धोती शब्द का बहुवचन रूप है धोतियां। 10 के आनंद किसके बराबर दशानन रावण, वह कौन सा समास है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बहुव्रीहि जो समास है। लड़का कपड़े धोता है, इस वाक्य में कपड़े का पद परिचय दीजिए। तो कपड़े का पद परिचय क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, कर्मकारक है, धोता है, क्रिया का कर्म है। तो इसके अकॉर्डिंग 3 उत्तर हो जाएगा इसका सी। आगे है, शोक किस रथ का स्थायी भाव है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा करुण रस, इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है यानी भुवन, ये घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पूत शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है? तो पूत के साथ लगता है कपूत बोलते हैं, यानी सी ऑप्शन यानी तीसरा ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा कपूत। अगला क्वेश्चन है, आंखें चार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? एक दूसरे को देखना, आंखें चार होना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।